ओके, तो बच्चों अभी इधर आ जाएं। हाँ, इधर बच्चों देखें, मैं आंसर्स बता रहा हूं। सेकंड में आंसर बॉम्बे, बताऊंगा अभी, रुक तो जाओ। थर्ड में 8, इधर अखिल, अखिल नाम है ना तुम्हारा। थर्ड में 8, फोर्थ में बॉम्बे, फोर्थ में बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद 14 में 40, 14 में 40, 15 में बॉम्बे, 16 में दिल्ली। अब बच्चों देखो, ये था। बच्चों देखो, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझना, ठीक है। हाँ बच्चों, अभी समझो, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है वो चीज समझो। जैसे मान लो बच्चों, ये दो मेटल प्लेट्स हैं, ये दो मेटल प्लेट्स हैं। ये आवाज जिसकी आ रही पूरी तरह से बंद कर ले। हाँ, ये दो मेटल प्लेट्स हैं। मेटल प्लेट्स तुम्हारी इस तरह से है, इनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इसकी ये वाली 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दो स्क्वायर प्लेट्स हैं जो कि 5 सेंटीमीटर के गैप में है, ठीक है। इसमें तुम ऑयल भर रहे हो, इसमें तुम ऑयल या कोई लिक्विड भर रहे हो। तो अब ऑयल या लिक्विड भरने की वजह से क्या होगा, आवाज ये बंद हो जाए। इसका फ्रंट व्यू अगर देखोगे तो अगर तुम कंटिन्यूअसली ऑयल भरोगे तो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक ऑयल आ जाएगा। तो यहां तक ऑयल है, इसके बाद तुम्हारी एयर है। तो एक ऊपर वाला कैपेसिटर, एक नीचे वाला कैपेसिटर। बच्चों ये मेटल प्लेट्स है, तो मेटल प्लेट से तो दोनों कैपेसिटर जो बन रहे हैं वो सेम पोटेंशियल या सेम पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है। जैसे इस पूरे को मैंने P1 बोल दिया, तो ये पूरा तुम्हारा P2। तो दोनों कैपेसिटर P1 P2 के बीच में, इधर दोनों कैपेसिटर P1 P2 के बीच में, तो बच्चों ये दोनों पैरेलल में माने जाएंगे। पैरेलल में माने जाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी अपने पास हो जाएगी उन दोनों का एडिशन। तो यहां तक एक कैपेसिटर, ये वाला, और एक दूसरा वाला, ये दोनों तुम्हारे पैरेलल में। मान लो ये C1, ये C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2। कोई दिक्कत बच्चों? अब समझो, तुम्हें यह पता करना है कि लिक्विड किस हाइट तक भरेगा, लिक्विड किस हाइट तक भरेगा। तो बच्चों देखो, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रफ्तार से लिक्विड भर रहा है 10 सेकंड तक। तो 2500 लिक्विड आएगा, वो इसमें भरेगा। मान लो H हाइट तक भरा, तो वॉल्यूम कैसे लिखोगे? 50 इंटू 5 इंटू H। तो हाइट बच्चों 10 सेंटीमीटर आ गई। तो लिक्विड तुम्हारा 10 सेंटीमीटर तक है और 40 सेंटीमीटर तक तुम्हारी हवा है, 40 सेंटीमीटर तक हवा है। अब दोनों की कैपेसिटी मैं लिख रहा हूं, वो बच्चों देखो, C1 हवा वाले की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट, एरिया। एरिया बच्चों अगर लिखूंगा तो ये है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4। तो 0.4 और ये 50, तो एरिया बच्चों 0.4 इंटू 0.5 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चों 0.05, ठीक है। अब नीचे ऑयल वाले का लिखूंगा तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया बच्चों 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1, 50 सेंटीमीटर 0.5 अपॉन डिस्टेंस 0.05 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा 3 है, तो इंटू 3 और आएगा। तो एक हवा वाला कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक वाला, दोनों पैरेलल में आ गए हैं। ओवरऑल कैपेसिटी दोनों का एडिशन। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? सॉल्व करोगे, डेटा पुट करोगे, वो आंसर आ जाएगा। हाँ, कहीं किसी स्टेप में दिक्कत लग रही हो वो पूछो। क्लियर है भैया? ठीक है।
अब बच्चों आगे चलते हैं, फिर हम इसे मैं हटा दूं ना बच्चों, ठीक है। इसी में बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, क्लियर है भैया, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चों इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बच्चों डाउट देखते हैं, ये हटा दो ना, ठीक है। अब फोर्थ बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों, देखो। A medium having dielectric constant K fill in space between the plates of parallel plate capacitor. The plate large area and distance between them is D. The capacitor of connected to battery of voltage V. ठीक है। Now both the plate are moved distance D by 2. तो बच्चों ऐसे D by 2 इसको खींच दिया, D by 2 इसको खींच दिया इधर। अब तुम्हें बताना है क्या कुछ रहेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायरेक्ट्रिक मीडियम रिड्यूस बाई दिस, बाद में चेक करते हैं। द कैपेसिटेंस डिक्रीज बाई दिस फैक्टर, ये चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, कैपेसिटेंस पहले एक डायलेक्ट्रिक भरा हुआ था, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, पहले कैपेसिटी ये थी। अब बाद में हवा है, तो याद करो बच्चों मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, इसमें डी हवा है, डी डायलेक्ट्रिक है, तो d बाई 1 d बाई के, ये नया कैपेसिटेंस। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, इसको बच्चों लिखोगे तो k प्लस 1 बाई के। इसी को बच्चों तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट a के d k प्लस 1। ये बच्चों तुम्हारा ओरिजिनल कैपेसिटर, ये नया कैपेसिटर। तो नया कैपेसिटर ओरिजिनल के टर्म्स में देखो k प्लस 1 टाइम्स, चेक करो बच्चों, दिख रहा है। तो ये चीज तुम्हारी सही है, ये चीज तुम्हारी सही है। आगे, वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इंक्रीज। बच्चों मैंने कई बार बताया, अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा, तो ये चीज गलत है। आगे आते हैं, वर्क डन इन प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम। अब इनका ये कहना है कि भाई work done in the process does not depend on the presence of dielectric medium, डायलेक्ट्रिक हो ना हो वर्क डन सेम होगा, इनका ये कहना। तो बच्चों वर्क डन अगर हम लिखें तो मैंने कई बार बताया फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी डैश वी स्क्वायर। अब बच्चों सी और सी डैश अपने डायलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेंगे, सी और सी डैश डायलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेंगे, तो वर्क डन भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो एक बार डायलेक्ट्रिक नहीं है तो कैपेसिटी सी, बाद में कैपेसिटी सी बाई 2, क्योंकि डबल डिस्टेंस हो गई। डायलेक्ट्रिक होगा तो कैपेसिटी ये, और डिस्टेंस बढ़ाने के बाद ये, वोल्टेज तो सेम ही है, चेक करोगे तो वो डिपेंडेंट आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, सेम नहीं आएगा। अभी रुको, तो ये चीज बच्चों अपनी गलत बैठ गई। अब हम आते हैं पहले वाले पे। फर्स्ट तीनों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, अब हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस बाई 2k, 2k से रिड्यूस हो जाएगी। तो बच्चों वो चीज समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो पहले जो चार्ज था वोल्टेज फिक्स है, नया चार्ज अगर मैं लिखूंगा तो नया चार्ज मेरे पास होगा पुराना चार्ज अपॉन k प्लस 1। ये इसकी प्लेट्स पे चार्ज होगा, ये इसकी प्लेट्स पे चार्ज होगा। तो अब अगर मैं डायलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो क्यू डैश ए एप्सिलॉन नॉट ई आर, क्यू डैश बच्चों क्यू ए एप्सिलॉन नॉट k प्लस 1 इंटू के। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इतने टाइम्स आ रही है, और उन्होंने शायद 2k टाइम्स कम दी है, तो वो चीज गलत है, वो चीज गलत है। तो ये चीज भी तुम्हारी गलत बैठ गई। अब बच्चों देखते हैं, हाँ बोलो तुम, हाँ बोलो होंगे। ओके मैं बताता हूं, और बोलो बच्चों। देखो तुम प्लेट्स को मूव करवा रहे हो, डायलेक्ट्रिक होगा तो आसपास चार्ज कुछ और होगा,
नहीं होगा तो चार्ज कुछ और होगा। अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो प्लेट्स पे जो फोर्स लगता है वो चेंज होगा। तो इनडायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक की वजह से चार्ज और चार्ज की वजह से वर्क डन पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ अब समझ पाए ना? हाँ बस 2 मिनट रुको। अब तुमने जो कहा वी बाई डी से अगर हम देखेंगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या थी? वी बाई डी, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां दिक्कत क्या फंसेगी? तुमने सेपरेशन बढ़ा दिया तो यहां हवा है, यहां हवा है, यहां डाइलेक्ट्रिक है। अगर तुम केवल ये करते कि सेपरेशन बढ़ा के पूरे में ही डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो हर जगह एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, हर जगह एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो V बाई डी की जगह बस 2D कर देते तो फिर आधी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती। लेकिन यहां कुछ जगह डाइलेक्ट्रिक है, कुछ जगह हवा है, तो हम सीधा उससे नहीं कर सकते। हाँ अब एक सेकेंड, तुम बोलो। अच्छा तुम बोलो। डाइलेक्ट्रिक के आसपास का तुम पोटेंशियल डिफरेंस देखो, वो चीज समझना, वो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, समझो। ये पूरा पोटेंशियल तुम्हें पता है, लेकिन उसको हम करना क्यों चाह रहे हैं ये बताओ। नहीं, पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैं बता रहा हूं। पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पता है, उसमें हवा की इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस हटा दो, बाकी डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस होगा। ठीक है? हाँ बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो? अभी इसके सारे पार्ट क्लियर है? इधर चले आगे। ठीक है, अब बच्चों आगे फिर हम देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 था, तो वो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो बच्चों ये 13, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी मैं डिस्कस करता हूं। हाँ 14 में बच्चों कोई डाउट? 14 क्लियर है? आंसर मैंने बताया होगा अभी। आंसर 40, आंसर बच्चों 40। 13 में आंसर बच्चों दिल्ली, इसमें 40, इसमें C1 V1 C2 V2 ये रहा, और डाइलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी बैटरी रिमूव्ड तो चार्ज। हाँ बच्चों अब पहले 14 में किसी को डाउट? 15, 16 कौन सा? देखो 14 बहुत सिंपल सा है, जो हमने डिस्कस किए थे वैसे ही समझो। ये 0 वोल्ट मान लो, तो ये 10 वोल्ट, ठीक है? ये भी 0, ये 20, ये 20, तो इस चार के अक्रॉस 20 10 20 10 कितना डिफरेंस आया? 10, तो 10 इंटू 4 40, खत्म। ठीक है ना? वोल्टेज डिफरेंस हमने निकाल लिया इंटू चार्ज। ओके, अब बच्चों 15 16 में किसी को डाउट? अब बच्चों बचता है अपना 13, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं 13। तो बच्चों 13, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं लगा सकते हो, आपको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। तो अब मैं 13 डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, उसे तुम देखो। 13 में तुम्हें दिया है, जैसे आप कैपेसिटर वगैरह ये सब भूल जाओ, एकदम बिल्कुल बेसिक से करो। 2 मेटल प्लेट Q1 Q2, ठीक है? ठीक है, ओके, मान लो एरिया A, डिस्टेंस D। ठीक बच्चों याद करो, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक बताया है कि दो पैरेलल प्लेट अगर कंडक्टिंग पास पास रखी हो तो एक्सट्रीम प्लेट पे बच्चों कितना चार्ज आता है? एक्सट्रीम प्लेट इन पे और उन पे टोटल का आधा। सिंपल वाली सिचुएशन में टोटल का आधा, वैसा ही यहां जाता है। अब चार्ज कंजर्व होना चाहिए, तो यहां चार्ज निकालोगे Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहां चार्ज होगा माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार चेक करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? अब बच्चों हाँ बोलो।
देखो आइसोलेटेड पे कंजर्व होना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के देखो वही आना चाहिए। तो जोड़ के देखो, जोड़ के देखोगे वो आ रहा है, यानी कि सही लिखा है, ठीक है ना। फेसिंग पे इक्वल अपोजिट, ये बच्चों यहां तक की प्रोसेस क्लियर है। अब बच्चों मान लो किसी प्लेट पे क्यू नॉट चार्ज है, तो केवल एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिंगल प्लेट की वजह से। या बच्चों ऐसे भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मान लो चलो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करो तो भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों समझो, देखो मान लो हमें डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है, हम डायरेक्ट करना चाहें, डायरेक्ट करना चाहें तो Q1 इस पे चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन। उस पे Q2 चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन। डिस्ट्रीब्यूशन करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने एक बार डिस्ट्रीब्यूशन से बता दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों मान लो Q1 बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसकी इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी, और कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इधर। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इनटू डिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब ज्योमेट्रिकली मुझे पता है कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होता है कैपेसिटेंस, तो फाइनल आंसर बच्चों मेरे पास ये आ जाए, ठीक है। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत, डिस्ट्रीब्यूशन का हालांकि इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं पड़ा, ये आ जाए। दूसरा तरीका बच्चों, अगर हम उससे करना चाहें जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला था, तो बच्चों बताओ Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई सी। अब Q उसमें तुम ये वाला चार्ज लोगे, अगर तुम डायरेक्ट उससे करना चाहो तो फिर ये वाला चार्ज ले लो जो फेसिंग सरफेस पे, वरना बेसिक से करना चाहो तो ऐसे, उससे करना चाहो तो जो फेसिंग सरफेस पे चार्ज आएगा वो तुम कंसीडर करोगे, तो उससे करोगे तो भी आंसर वही आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर फेसिंग वाला लेना पड़ेगा, वरना बेसिक से करो। हाँ देखो बाहर वाली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, देखो ये चार्ज बराबर है, तो इसकी इधर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएंगी, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, उस वजह से मतलब नहीं है। देखो जब हम वो यूज करते हैं तो कोई एक ही प्लेट का चार्ज लेते हैं, ठीक है ना। बेटर अप्रोच ये कि बिल्कुल बेसिक से कर लो जो मैंने बताया। हाँ बच्चों बताओ अभी इसमें कोई तकलीफ, होमवर्क में बच्चों शायद इतना ही था, चले आगे अभी। तो बच्चों लास्ट टर्म पे हम किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, वो बच्चों देखो। तो अब बच्चों एग्जाम्पल तुम ये लिख लो, एग्जाम्पल बच्चों ये लिख लो। हाँ बच्चों अभी ये एग्जाम्पल बच्चों ड्रॉ कर लें, लिख लें। फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो बच्चों हर केस में तुम्हें कैपेसिटर पे चार्ज बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। स्विच बंद करने के बाद बच्चों इतना लिख लिया। अब बच्चों फर्स्ट तुम देखो, फर्स्ट मान लो बच्चों ये रहा। अब बच्चों देखना ये 10 वोल्ट, इधर आवाज बंद कर लो, ये 10 वोल्ट, ये 10 कूलाम माइनस 10 कूलाम, ये मान लो 3 फेरड, ये 6 फेरड, ये बच्चों अनचार्ज। अब स्विच तुमने बंद कर दिया, अब बच्चों तुम वो लॉजिक लगाओ कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, वो सही नहीं है, क्योंकि वहां एक पॉइंट और होता है जो कि मैंने नहीं लिखवाया था, शुरू में कंफ्यूज करने का मतलब नहीं होता है कि अनचार्ज कैपेसिटर जब कनेक्टेड होते हैं,
अनचार्ज कैपेसिटर जब कनेक्टेड होते हैं तो उनके लिए हम सीरीज पैरेलल जैसी चीजें डिस्कस करते हैं। जब भी ये ऑलरेडी चार्ज होगा तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है, उसके लिए फिर हमें किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ता। तो अब मान लो जैसे मैंने ये स्विच बंद किया, तो हो सकता है कि बैटरी कोई चार्ज फ्लो कराए, हो सकता है ना कराए, नहीं कराएगी तो अपने आप जीरो आ जाएगा। तो आप अपनी तरफ से मान लो कि बैटरी को चार्ज फ्लो करवा रही, तो मान लो बच्चों बैटरी ने ऐसे क्यू चार्ज फ्लो करवाया, तो उस पर क्यू चार्ज वापस आना भी चाहिए। जैसे करंट का रहता है, आई करंट गया है तो आई करंट वापस आना चाहिए। तो मान लो इस पे क्यू चार्ज आ गया, तो यहां चार्ज हो जाएगा 10 प्लस क्यू, यहां हो जाएगा माइनस क्यू। यहां बच्चों जीरो चार्ज था तो क्यू, यहां माइनस क्यू, ये आ गया। ये पॉइंट बच्चों समझ पाए? इसमें बच्चों कहीं कोई दिक्कत? मान लो बैटरी ने क्यू चार्ज फ्लो करवाया, इधर 10 प्लस क्यू तो उधर माइनस क्यू, उधर क्यू, उधर माइनस क्यू, ये वापस आ गया। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और घूम फिर के वहीं आ रहा हूं। तो बच्चों अब तुम अपनी तरफ से किरचॉफ इक्वेशन लगा के क्यू की वैल्यू निकालने का ट्राई करो। कंसेप्ट समझ पाए बच्चों? कर लो फटाफट। बच्चों पूरे में किरचॉफ इक्वेशन लगानी है। देखो ऐसे समझो, बैटरी मैंने पहले भी बताया कि इक्वल अपोजिट चार्ज फ्लो करवाती, तो यहां क्यू तो वहां माइनस क्यू, तो क्यू इधर माइनस क्यू इधर। अब ये आइसोलेटेड है, इसके सामने उतना ही चार्ज होना चाहिए, तो माइनस क्यू के इधर प्लस क्यू। आइसोलेटेड है तो इस पे चार्ज बढ़ नहीं सकता, तो यहां प्लस क्यू आया है तो यहां माइनस क्यू आ जाएगा, या इस तरह से करते चले जाओ। हाँ धैर्य, डिस्कशन नहीं करना है बच्चों। कर लिया? क्यू कितना आ रहा है? 40/3। देखते हैं बच्चों। अब समझो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 10, बच्चों ये मिला, तो एक चीज बस याद रखो, जो मिल रहा है उसके आगे माइनस लगा के लिख दो। कैपेसिटर में उसके चक्कर में मत पड़ो। तो माइनस जो तुम्हें मिल रहा है डिवाइड बाई 3, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो दिमाग नहीं लगाते। अब ये मिला तो जो मिल रहा है उसके आगे माइनस लगा के लिख दो, जीरो। बच्चों ये चीज समझे, कैपेसिटर में ये ध्यान रखो, जो मिल रहा है उसमें माइनस लगा के लिख दो। बैटरी की तरह से प्लस माइनस मत सोचो। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो बच्चों एलसीएम आया 6, ये 60, बच्चों ये -20 -2Q, अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं तो देखना, -Q, 0। अब बच्चों फिर देखो ये कितना आ गया, 40 -3Q, 0। Q आ गया 40/3। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? Q तुम्हारे पास 40/3 आ गया, इसमें कोई तकलीफ? अब बच्चों फिर समझो, अगर मैं पूछता हूं इस पे चार्ज बताओ, 6 फेरेड वाले पे कितना होगा? 40/3। बच्चों मैं पूछता हूं इस पे चार्ज बताओ, तो 10 + 40/3 यानी कि कितना बैठेगा? 70/3 आ गया। तो तुमसे पूछा गया है हर एक पे चार्ज बताओ, तुमने निकाल लिया। अब तुमसे पूछा गया है हर एक पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो बच्चों Q इक्वल टू, तो V इक्वल टू Q/C। अब तुम्हें पता है उसका चार्ज, तो डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, उसका वोल्टेज डिफरेंस, उसका चार्ज पता है, डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे बच्चों चीजें तुम सॉल्व कर लोगे, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। चार्ज तुम इंडिविजुअल निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके बाद निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत? पहला वाला ये क्लियर है? चले आगे। अब सेकंड बच्चों, इसमें बच्चों तुम अपने हिसाब से पूरा सॉल्व करो। जैसे ये स्विच मैंने बंद किया, करना वही है, इससे क्यू चार्ज ले लो। अब अपने हिसाब से बच्चों पूरा करो। इस पे +5 -5, ये 10 आ गया, ये -10 + 10 आ गया। अच्छा कैपेसिटी नहीं लिखी, लिख देता हूं बच्चों। मान लो इसकी कैपेसिटी है सपोज 4 फेरेड, या एक काम करता हूं 5 फेरेड। इसकी कैपेसिटी लिख देता हूं बच्चों मान लो 20 फेरेड, ठीक है। बच्चों जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है 100% वैसे ही करना।
हाँ बच्चों, जिससे हुआ हो एक बार हैंड राइज करें। Q की वैल्यू, जैसे मान लो बच्चों यहां से Q गया, तो यहाँ Q आएगा, यहाँ माइनस Q, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q। ठीक है, इस तरह से रहेगा। बैटरी से मान लो Q चार्ज फ्लो किया, तो सब पे चार्जेस ऐसे आ जाएंगे। अब बच्चों जिससे सॉल्व हुआ वो हैंड राइज करे Q की वैल्यू के बाद। 58, 58 क्या रही है, 48 या 58? 58 देख लेते हैं बच्चों, मुझे नहीं पता, देखते हैं। इधर बच्चों यहां से स्टार्ट किया, पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो +5, पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है +20। अब कैपेसिटर में बच्चों एक ही चीज याद रखो, जो मिल रहा है माइनस लगा के डिवाइड बाई सी, उसमें वो सब के चक्कर में मत पड़ो कि प्लस है कि माइनस है। तो कैपेसिटर में यही तरीका दिमाग में रखो, Q+5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, कैपेसिटर में बच्चों यही दिमाग में रखना, पॉजिटिव मिल रहा है तो -10, यहां माइनस Q -10/20। चेक करते रहना, अगर कहीं मिस्टेक दिखे 0। बोलो बच्चों, कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है? ये चीज सही है। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखो, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम बच्चों अगर लेता हूं, या उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 20 5 25 10 15, 15 माइनस Q+5/5 माइनस Q -10/20, 0। अब बच्चों एलसीएम 20, तो ये 15 चौक 60 बच्चों, माइनस ये 4Q, ये -20। चेक करते रहना बच्चों, -Q +10, 0। अब फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो 40 और 10 70, नहीं 40 और 10 50, 50 और ये 5Q। बच्चों देखना मैंने सही किया कि कहीं मिस्टेक की है? कहीं मिस्टेक है? अच्छा हाँ, 15 × 20 करूंगा, सही है। तो 15 × 20, 15 दूनी 30, 300। ठीक है, अब सही है बच्चों। ठीक है, तो अब अगर मैं चेक करता हूं, तो बच्चों देखना, 300 -20, 280, 290, 290, और ये मेरे पास 5Q। चेक करना बच्चों, कहीं मिस्टेक दिखे? Q तुम्हारे पास 58, सही है बच्चों जिन्होंने आंसर दिया था। हाँ, चेक करो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हो? अब ये क्लियर है? अब बच्चों फिर समझो, तुमने चार्ज निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। अब मैं हर एक पे इंडिविजुअल चार्ज पूछता हूं, तो 58 + 5 कितना हो गया? 63। यहां पे 58 में से 10 गए तो 48, चार्ज आ गया। अब मैं वोल्टेज पूछता हूं, तो Q = CV, V = Q/C। तुम इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल सकते हो। बच्चों बताओ, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों मान लो इसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं, मान लो एक और कैपेसिटर लगा दिया अनचार्ज, एक और चार्ज लगा दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें बस प्रोसेस पता होना चाहिए, बस सही तरीके से अप्लाई करो, आंसर आ जाए। बच्चों इसमें एक दो कैपेसिटर और जोड़ दें, बैटरी जोड़ दें, वो चार्ज हो अनचार्ज हो, प्लस से कनेक्टेड हो माइनस से कनेक्टेड हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें बस प्रोसेस अप्लाई करनी है, 100% आंसर आएगा। कहीं कोई दिक्कत इसमें? चलें बच्चों, अब मान लो चार्ज आ गया, कुछ भी बीच से पूछते हैं कि मान लो यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इक्वेशन लगा दो जैसे हमने पहले लगाना सीखा है। चलें आगे बच्चों। अब ये कौन सा नंबर था? 2, इसे हटा दूं। अब 3 नंबर देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर चुके हैं, याद करो बच्चों, हम डायरेक्ट कर चुके हैं। डायरेक्ट बच्चों याद करो, अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन मानते हैं? पैरेलल। बच्चों देखा जाए तो ये पैरेलल नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन दो के केस में इसे पैरेलल मान के सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाता है और पैरेलल की तरह से ही बिहेव करता है। बट एक्चुअल देखा जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि पैरेलल के लिए अनचार्ज कैपेसिटर होने चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं,
तो ये कि उतना सब करने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल तरीके से पैरेलल मान के भी कर सकते हैं। अब बच्चों समझो, मान लो हम इसको पुराने मेथड से कर रहे हैं, पुराने मेथड से, तो पुराने मेथड से बच्चों अगर मैं पूछता हूं फाइनली v कॉमन अगर निकालता हूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो याद करो बच्चों q टोटल बाई c टोटल। बताओ इस केस में टोटल चार्ज क्या कंसीडर करोगे? तो 9 माइनस 4 और टोटल कैपेसिटी 3 प्लस 2, तो वोल्टेज कितना आएगा? 1। अब मान लो मैं पहले वाले पे चार्ज निकालता हूं, तो CV 3 इंटू 1 3, दूसरे वाले पे चार्ज 2, एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मेथड बच्चों में पता है, आंसर एक बार देख लो। अब हम इसको किरचॉफ लॉ से कर रहे हैं, ये चीज समझ गए ना? मैं ये बताना वाला हूं कि हम किरचॉफ से करें या पुराने मेथड से करें, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, अब बच्चों हम 3 एक चार्ज आए थे, अब मान लो मैं इसको किरचॉफ से कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों मैं अब इसको किरचॉफ से कर रहा हूं, तो मान लो मैंने स्विच बंद किया, हो सकता है इससे चार्ज आए, हो सकता है इस पे चार्ज आए, हमें नहीं पता, हम कुछ भी मान लेते। तो हमने मान लिया कि इसमें से Q चार्ज गया, तो यहां आ जाएगा माइनस Q, क्योंकि कम हो जाएगा, इस पे बढ़ जाएगा, इधर माइनस Q, इधर प्लस Q। स्विच बंद करने के बाद बच्चों मैंने ऐसा मान लिया, समझ पाए बच्चों? फिर देखो, इधर से Q चार्ज गया, वो अपने आप प्लस माइनस होके एडजस्ट हो जाएगा, तो यहां से Q गया तो कम हो गया चार्ज, यहां आया तो बढ़ गया, उसका उल्टा बच्चों वहां रहता है, तो माइनस Q कर दिया, इधर प्लस Q। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब मान लो यहां से या कहीं से, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, यहां से स्टार्ट करके ऐसे लूप इक्वेशन लगा रहा हूं, तो बच्चों ये प्लेट मिल रही है, तो जो मिल रही है उसके आगे एक माइनस लगाओ, डिवाइड बाई सी, यही फंडा चलता। अब ये मिली, तो जो मिल रही है उसके आगे एक माइनस लगाओ, 4 प्लस Q बाई 2, और वहीं का वहीं आ गए, तो अब क्या होगा? 0। बच्चों कनेक्ट कर पाए इसे? ये हमने Q माना, तो उधर माइनस Q, इधर Q, इधर माइनस Q, जो प्लेट मिल रही है उसके आगे माइनस लगा के C, जो प्लेट मिल रही है माइनस लगा के C। अब बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो Q प्लस 9 बाई 3, बच्चों माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, 4 प्लस Q बाई 2, चेक करते रहना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं, तो 2Q प्लस 18, 12 प्लस 3Q बाई 6, इसको वहां भेजते हैं, तो ये 30 प्लस 5Q 0, Q इक्वल टू -6, Q इक्वल टू -6, यानी कि चार्ज ऐसे फ्लो नहीं करेगा, ऐसे आएगा, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब Q की जगह -6 रखो, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, 6 में से 4 गए, नीचे वाले पे चार्ज आया 2, नीचे वाले पे चार्ज 2, यहां -6 रखो, तो 9 और -6 कितना आया? 3। याद करो हमने पुराने मेथड से सॉल्व किया था, आंसर क्या आया था? यही आया था। वोल्टेज अब किसी के भी अक्रॉस निकालना चाहो तो 3/3 1, 2/2 1, आंसर वही आया। कनेक्ट कर पाए? तो बच्चों देखा जाए तो इसको पैरेलल नहीं बोल सकते, लेकिन दो वाले में दिक्कत नहीं रहती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधा पुराने मेथड से ही कर सकते हो, फिर भी अगर दिक्कत लगे तो किरचॉफ से भी कर सकते हो। अब ये क्लियर है बच्चों? चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत हो। लेकिन बच्चों ये दो के लिए ही कर पाओगे, दो से ज्यादा 3 4 हो, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो तुम्हें बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो खैर इतना एक बार करो फिर देखते हैं। ये वाला बच्चों भी क्लियर है? एनर्जी जो भी और कुछ निकालना है वही पुराने मेथड से निकाल सकते हो। बच्चों मैं इसे हटा दूं अभी, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भी? ठीक। ये कौन सा नंबर था? 3। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, बच्चों मैं इसे हटा रहा हूं फिर, ठीक है? अब 4 नंबर बच्चों, इसमें तुम अपना दिमाग खुद चलाओ। मान लो ऐसे बंद कर दिया,
ये अनचार्ज, अनचार्ज। तो अब इसमें तुम पुराना पैरेलल वाला फंडा नहीं लगा पाओगे, इसको तुम्हें किरचॉफ से ही करना पड़ेगा। किसी से भी क्यू चार्ज ले लो, किसी से भी क्यू चार्ज ले लो, ठीक है। मान लो एक यूनिफॉर्मिटी रहे, तो मैंने इससे क्यू चार्ज ले लिया, तो यहां 4 प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू। अब बच्चों कहीं से भी स्टार्ट करके इक्वेशन लगा दो। बच्चों किसी से भी क्यू चार्ज ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप एडजस्ट होके प्लस माइनस आ जाएगा। तो बच्चों बस एक लूप इक्वेशन तुम्हें लगानी है, तो मैंने दिया है उस हिसाब से क्यू की वैल्यू किसी की आई हो, कर लो बच्चों। हम्म 64/3 देखते हैं, मुझे नहीं पता। देखो 64/13 माइनस 28/3, जो भी देखते हैं। और ठीक है बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। देखो मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया और ऐसे घूम के यूं आ रहा हूं, ठीक है बच्चों। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसमें कोई तकलीफ? अब देखो बच्चों, यहां से आए, पहले मुझे ये प्लेट मिल रही है, तो मुझे दिमाग नहीं लगाना, जो मिल रहा है उसके आगे माइनस लगाओ, डिवाइड बाई 4। फिर मैं ये आया, तो मुझे ये वाली प्लेट मिल रही है, तो माइनस क्यू प्लस 4/2। बच्चों चेक करते रहना कहीं भी मिस्टेक दिखे। अब मैं आगे आया, तो मुझे ये प्लेट पहले मिलेगी, तो क्यू प्लस 10/3। अब मैं वहीं आ गया, तो 0। ये चीज क्लियर है बच्चों? बताओ लूप इक्वेशन में कोई दिक्कत? अब आगे मैं सॉल्व करता हूं। आगे बच्चों अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम बच्चों मेरे पास आएगा 6, और पूरा माइनस में कॉमन लेके हटा देता हूं, तो माइनस क्यूब, हाँ 12 आएगा, प्लस Q/4/2 Q बाई, अब बच्चों ये 12, तो -3Q बच्चों, 6Q 24 बच्चों, 4Q और ये 40 0। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? एक बार रुको, एक कंप्लीट करता हूं फिर देखो। इसको मैंने यहां भेजा बच्चों, ये आवाज जिसकी आ रही है बंद करें, ठीक। 3Q 4Q 7Q 24 और ये 64, तो Q बच्चों -64/7। हाँ अब बच्चों बताओ जहां मिस्टेक की बच्चों, एक बार रुको, आवाज बंद इधर। हाँ इधर गौरांग, वो मैं स्टार्टिंग से दिखता हूं पर डिस्कशन नहीं कर, 2 मिनट रुको बच्चों। एक बार चेक करो इस इक्वेशन में कोई गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ है? अच्छा मैं देखता हूं, यहां से क्यों गया, यहां से, हाँ सही बोल रहे बच्चों, मिस्टेक की है बच्चों, मिस्टेक है, ठीक है। देखो बच्चों समझना, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं बच्चों, आवाज नहीं करें, इधर देखें। इससे क्यों गया, तो इस पे 0 था, 0 में से क्यों चला जाएगा, तो यहां -Q बच्चों, 0 में से क्यू चला गया तो बचेगा क्या, -Q, तो यहां -Q आएगा, यहां बच्चों Q। अब चेक करना बच्चों कहीं मिस्टेक करो, -Q Q -Q, यहां +Q। हाँ नहीं ये तो जा रहा है, देखो 0 है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम किसी को क्या दे पाओगे, कुछ नहीं। तो अब इसके पास 0 है, तो अगर ये किसी को दे रहा है तो उधार लेके ही दे पाएगा, उधार का मतलब नेगेटिव। तो ये पहले न्यूट्रल था इधर, ये पहले न्यूट्रल था इधर मधुर के बगल में, कई बार तुम्हें टोकना पड़ रहा है, ये पहले न्यूट्रल था 0,
बट इसने 10 चार्ज भेज दिया। मान लो तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं, फिर भी तुम किसी को 10 रुपए दे रहे हो तो कहीं से उधार लेके ही दे पाओ। तो इसने अगर क्यू चार्ज भेजा है तो इस पे माइनस क्यू आ जाए, इधर माइनस है तो उधर प्लस आ जाए। क्यू इधर गया तो यहां क्यू बढ़ गया, यहां माइनस आता है, क्यू माइनस क्यू। अब बच्चों ये सही है, चेक करो बच्चों अभी कहीं मिस्टेक है इधर तुम तीनों, वरना कल से फिर अलग बिठाना शुरू करूंगा, आवाज पूरी तरह से बंद हो जाए। अब समझो बच्चों, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहां से मैंने स्टार्ट किया तो पहले प्लस मिल रहा है तो माइनस क्यू बाई 4, इधर आऊंगा क्यू प्लस 4/2, इधर बच्चों माइनस क्यू प्लस 10/3। अब बच्चों चेक करो कहीं मिस्टेक, बच्चों अभी कहीं कोई मिस्टेक। अब बच्चों माइनस कॉमन लेके मैंने भेज दिया तो q/4, q प्लस 4/2, q प्लस 10/3। अब बच्चों चेक करो, बस एक सेकंड रुको। अब बच्चों अगर मैं एलसीएम लेता हूं 12, बच्चों 3q 6q 24 4q 40। हाँ बच्चों एक बार अभी रुको, मैं कंप्लीट करता हूं। बच्चों यहां तक मुझे चेक करके बताओ, इधर चिराग, सॉरी ये पूरी लाइन। हाँ बच्चों अभी मुझे बताओ, यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक। अब समझो 3 6 9 9 4 13 24 64, तो इस हिसाब से चार्ज बच्चों आना चाहिए 64/30। बच्चों चेक करके बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत। अब समझो क्यू तुम्हारे पास आ गया, क्यू तुम्हारे पास आ गया तो तुम हर एक का चार्ज लिख पाओगे, हर एक का चार्ज लिख पाओगे। तो चार्ज तुमने लिख लिया। अब तुमसे किसी के भी बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है तो V = Q/C, वो भी तुम लिख सकते हो। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत। बच्चों अब इसमें मान लो 3 कैपेसिटर थे, इसमें 4 हो, एक आध कोई चार्ज हो, अनचार्ज हो, बस प्रोसेस यही फॉलो करना है, 100% आंसर आएगा। बस ध्यान ये रखना है बहुत स्लो और ढंग से करें, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ अब तुम बोलो। देखो समझो, पहले ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल जैसे मान लो ये प्लेट है, इस पे 0 चार्ज, हाँ इधर 0 चार्ज, तुमने माना कि इससे 2 कूलाम चार्ज गया, तो 0 है तो ये 2 कूलाम भेज ही नहीं सकती। तब भेज सकती है जब इस पे खुद पे नेगेटिव आ जाए। तो इस पे अगर -2 कूलाम आ जाए तो 2 ये -2 ये दोनों मिलके 0, तो चार्ज कंजर्वेशन रह पाएगा। तो इस पे खुद पे 0 चार्ज है, जैसे मान लो इस पे 12 चार्ज होता, ये 2 भेजता तो 10। मान लो 3 चार्ज है, 2 भेजता 1, 1 चार्ज है, 2 बाहर निकाल दिया तो -1। 0 चार्ज है, 2 बाहर भेज दिया तो -2, तो 0 चार्ज है, Q बाहर भेज दिया तो -Q। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ। इस पैटर्न के क्वेश्चंस अभी क्लियर हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चंस थे इधर, ये जो क्वेश्चंस थे ये सिंगल लूप के क्वेश्चंस थे। सिंगल लूप के क्वेश्चंस बच्चों आसान रहते हैं क्योंकि एक ही इक्वेशन बनती है। डबल लूप के क्वेश्चंस जनरली थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं। ट्रिपल वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसमें बेटर अप्रोच ये रहती है जो मैंने कल बताया, अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो उस वोल्टेज वाले फॉर्मूले से कर लो। कोई सिमेट्रिसिटी वगैरह मिल जाए तो C1 V1 C2 V2 C3 V3 उससे V निकाल लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बच्चों ये चीज समझ पाए, चले आगे। अब एक क्वेश्चन बच्चों डबल लूप का बस डिस्कस कर रहे हैं, वो देखो। तो बच्चों देखना, मान लो मैंने कोई भी डेटा ले लिया,
एक कैपेसिटर ये रहा, मान लो बच्चों ये एक कैपेसिटर, ये मान लो बच्चों एक और कैपेसिटर, ये एक बैटरी, ये सिचुएशन। मान लो ये 2 फैराड, ये मान लो 4 फैराड, ये मान लो 6 फैराड, ये 5 वोल्ट, ये मान लो 10 वोल्ट। तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। बच्चों पिछला वाला कौन सा नंबर था? 4। तो बच्चों इसको लिख लो 5। बच्चों इसको तुम लिख लो 5। तो बच्चों इसको 5 लिख लो, इधर बार बार टोकने की जरूरत नहीं पड़े बच्चों, ठीक है। इधर गौरांग, तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है जो मैंने पहले लिखवाई, आपको हर एक के अक्रॉस चार्ज निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों मेनली चार्ज निकाल लो तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे बच्चों वो समझो। एक ये है कि कहीं जीरो पोटेंशियल मान लो, जीरो पोटेंशियल मानोगे तो मे बी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना, मे बी सॉल्व हो जाए। बट इंटेंशन मेरा ये है कि हम दो इक्वेशन कैसे लगाएं, तो मैं इसे एक बार दो इक्वेशन वाले से सॉल्व कर रहा हूं। हो सकता है पोटेंशियल वाले से सॉल्व हो जाए, बट हमें दो इक्वेशन कैसे लगानी है उस पर्पज से क्वेश्चन दिया है, तो मैं उससे डिस्कस कर रहा हूं, वो समझो। बच्चों जैसे ये बैटरी है, इससे मान लो क्यू चार्ज गया, कहीं से भी क्यू चार्ज मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों बताओ इससे माने इससे माने, किससे माने? चलो बड़े वाले से मान लेते। तो मान लो इससे क्यू चार्ज गया, यहां तक क्यू जाएगा, यहां दो रास्ते हो गए, दो रास्ते हो गए तो यहां Q1 चला गया, बाकी यहां Q माइनस Q1, इधर Q माइनस Q1, इधर Q माइनस Q1 है तो उसके उधर की तरफ इसका उल्टा ही होगा, Q माइनस Q1, तो इधर से जाएगा Q माइनस Q1। बच्चों फिर देखो, इससे Q गया, इधर Q, इधर Q1, बाकी इधर गया, तो इस पे Q माइनस Q1 आ गया, Q माइनस Q1 आ गया तो उसके उस तरफ इसका नेगेटिव कर दो, इधर से फिर Q माइनस Q1 जाएगा, Q माइनस Q1 इधर जाएगा तो माइनस Q1 बच्चों यहां चला गया, तो माइनस Q1 बच्चों यहां आ गया तो यहां जाएगा Q और ये Q। तो बच्चों इस बैटरी से जितना चार्ज निकला था उतना चार्ज इस पे आना चाहिए, तो तुम देखो इससे Q निकला, इस पे Q आ रहा है। तो जैसे हम पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे ही बच्चों अब हम यहां चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेंगे। अब ये अपनी इक्वेशन बन गई। बच्चों बताओ इसमें वेरिएबल कितने? वेरिएबल कितने हैं? दो। दो वेरिएबल तो सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? दो। बच्चों मान लो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इससे बोला, स्टार्टिंग पॉइंट ये पहली लूप इक्वेशन बच्चों मान लो ये, दूसरी लूप इक्वेशन बच्चों यहीं से स्टार्ट करके ये। अब बच्चों तुम केवल इक्वेशन लिख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल दोनों लूप इक्वेशन लिखने का ट्राई करो जैसे मैंने बताया वैसे। क्लियर है? उतना बच्चों लिख लो, वो फिर मैं चेक कराता हूं। तो केवल बच्चों दो लूप इक्वेशन लिखने का ट्राई करो, वो मैं चेक कराता हूं। आगे कैलकुलेशन के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आई थिंक लिख ली होगी। बच्चों मैं चेक कराता हूं। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, पहले ये वाली प्लेट मिलेगी, तो मैंने तुम्हें बताया जो मिल रहा है उसमें बस माइनस लगा दो बाई कैपेसिटेंस। ये चीज क्लियर है? अब मान लो तुम आगे गए तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है +5, फिर बच्चों तुम यहां आए तो ये प्लेट मिल रही है, तो जो प्लेट मिल रही है उसमें माइनस लगा के, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस अपने आप प्लस हो जाए।
अच्छा हाँ, ये -5 हो। बच्चों यहीं की यहीं आ गए 0। ये पहली इक्वेशन। बोलो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में कहीं कोई मिस्टेक? ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन बच्चों देखो, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करके ऐसे जा रहा हूं, तो पहले बच्चों तुम्हें ये वाली प्लेट मिलेगी, तो -Q1/4। फिर बच्चों तुम्हें ये वाली प्लेट मिल रही है और इस पे चार्ज है Q -Q, तो इस पे चार्ज बच्चों Q, तो -Q/6। फिर बैटरी मिल रही है तो +10, 0। बच्चों चेक करो सेकेंड इक्वेशन में अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो। अब बच्चों चेक करो, दोनों इक्वेशन आप लोगों की यही आ रही है। अब बच्चों आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें आता है, Q1 Q तुम निकाल सकते हो। अगर तुमने Q1 Q निकाल लिया तो बच्चों इसका चार्ज पता है, इसका पता है, सबका चार्ज पता है। चार्ज पता है तो बच्चों वोल्टेज डिफरेंस भी फिर तुम निकाल सकते। हाँ मानव, क्लियर है? बच्चों बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? तो बच्चों बताओ अब इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे? इसमें बच्चों जैसे मान लो मैंने ये अनचार्ज लिए, अनचार्ज लिए, अगर यही चार्ज हो कि मान लो इस पे ऑलरेडी +10 और -10 कूलाम चार्ज है और कहीं स्विच लगा दिया, बंद किया, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रोसेस 100% यही रहेगी। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट हमेशा ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे। देखो तुम किसी से भी डिसाइड कर लो, समझ रहे हो? जैसे हमने ये लिया उस हिसाब से हमने ये लिया, तुम चाहो तो इसको नीचे मान लो। तुमने मान लिया Q1 यहां से आ रहा है, तो यहां फिर Q+Q1 लिखोगे, इधर Q+Q1 -Q+Q1, उसी हिसाब से अपनी चीजें लिखते जाओगे, फाइनल आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बस वो फर्क पड़ेगा और कोई नहीं। बोलो बोलो। क्यों निगेटिव आने का मतलब ये कि इधर फ्लो ना करके वो वहां फ्लो करेगा, और कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चों अभी मुझे बताओ, इधर बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? बच्चों इसको खत्म करें, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग तुम इस तरह से लिख लो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इधर बच्चों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो बच्चों आप पहले समझो, इधर तुम दोनों, तो बच्चों पहले समझो फिर मैं बाद में चीजें डिस्कस करूंगा, अभी केवल समझो। बच्चों जैसे मान लो ये 3 फेरेड का कैपेसिटर है, ये एक बैटरी, ये स्विच, ये 10 वोल्ट। बच्चों मैंने इसे कनेक्ट किया, बच्चों मैंने इसे कनेक्ट किया, तो बच्चों बताओ इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? बोलो बच्चों कितना चार्ज आएगा? 30। कोई दिक्कत? अब बच्चों पूरे सर्किट को देख के बताओ कहीं कोई रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है? तो अगर रेजिस्टेंस नहीं होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, या मान लो बहुत कम रेजिस्टेंस हो, जैसे मान लो वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता, तो बहुत कम रेजिस्टेंस हो, या मान लो रेजिस्टेंस नहीं हो, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इंस्टेंटली वो चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे ये इंस्टेंटली इस पे +30 -30 आ जाए, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे वैसे ही +30 -30 आ जाएगा। अब बच्चों समझो, बताओ कैपेसिटर पे पहले चार्ज क्या था? 0। कैपेसिटर पे पहले चार्ज 0, बाद में चार्ज कितना है? 30। अब उसमें टाइम क्या लगेगा? ऑलमोस्ट इंस्टेंट, नेग्लिजिबल टाइम। कब? अगर रेजिस्टेंस नहीं है। बट मान लो अगर रेजिस्टेंस हो, जैसे मैंने यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अगर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो बच्चों ऐसे समझो जैसे मान लो तुम्हें इस बोतल को भरना है, अब तुमने एक बड़ा सी बाल्टी ली और इसमें सीधी कुड़ा दी, तो उस केस में वो इंस्टेंट भर जाएगी। लेकिन यही मान लो तुमने नल के नीचे लगा दी, नल से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है, तो इस बोतल को भरने में टाइम लगेगा। तो सेम प्रोसेस बच्चों यहां रहती है, अगर रेजिस्टेंस होता है
तो करेंट फ्लो करता है, करेंट फ्लो करता है, धीरे धीरे करेंट फ्लो करेगा, धीरे धीरे इस पे चार्ज बढ़ेगा और ये चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन्फानाइट टाइम लेता है। अगर थोड़ा भी रेजिस्टेंस होगा तो फुल चार्ज होने में इन्फानाइट टाइम लेगा। लेकिन मान लो आधे एक घंटे के बाद लगभग 99.99% तक चार्ज हो जाएगा, तो उसी को हम फुल चार्ज मान लेते हैं। तो अब हम वही प्रोसेस बच्चों सीखने वाले हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चों ये चीज क्लियर है? अब रुको एक बार, अब बच्चों इसमें ये करो, या एक काम ये करो बच्चों, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हेडिंग बच्चों लिख ली, ठीक है। अब बच्चों इसमें ये डायग्राम बना लो, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये स्विच, कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस सी, ये स्विच। अब बच्चों मान लो एक बैटरी में लगा देता हूं, तो बैटरी बच्चों मान लो मैंने ऐसे V0 की लगा दी, प्लस माइनस, और ये स्विच। तो बच्चों एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूं। वो भी फ्लो करेगा, वो हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम चार्ज देख रहे हैं, उसके बाद डिस्चार्जिंग देखेंगे, उसमें आएगा। हाँ तुम बोलो। देखो हम फुल चार्ज करने की बात कर रहे हैं। फुल चार्ज का मतलब होता है जैसे तुमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उसके अक्रॉस 10 आ जाए, उसे बोलते हैं फुल चार्ज। अब तुमने बैटरी बढ़ा दी 20 वोल्ट की, तो फिर 20 वोल्ट उसके अक्रॉस लेके आना है, तो 20 वोल्ट लाने में फिर इन्फानाइट टाइम लगेगा। अब तुमने बैटरी बढ़ा के 40 कर दी, तो 40 आ जाएगा, वो फुल चार्ज माना जाएगा, तो फिर भी इन्फानाइट टाइम लगेगा। खैर कोई नहीं, अभी प्रोसेस समझते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बच्चों इतना ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों इसमें आगे लिखो, आगे बच्चों इसमें लिख लो, इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, ठीक है। आगे बच्चों इसमें लिख लो, we close switch at t equal to 0, we close switch at t equal to 0, then at time t, तो बच्चों इसको हमने t इक्वल टू 0 पे बंद कर दिया। क्लियर है बच्चों? ये वाला सबने ड्रॉ कर लिया ना, इसे बच्चों अब मैं हटा रहा हूं। अब देखो इसको हमने t इक्वल टू 0 पे बंद किया। अब किसी टाइम t पे हम देख रहे हैं, एट टाइम t, ये कैपेसिटर बच्चों, ये रजिस्टर, यहां स्विच था, ये बैटरी, ये V0। तो बच्चों स्विच बंद करने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर ऐसे चार्ज फ्लो कराएगा। चार्ज फ्लो करने का मतलब ये होता है कि करंट फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या होता है, करंट का फ्लो करना। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा, तो यहां प्लस क्यू चार्ज आ गई, तो यहां माइनस क्यू चार्ज। ये बच्चों अब ये मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया और ऐसे लूप इक्वेशन लगा रहा हूं। तो बच्चों बताओ, यहां से मैंने स्टार्ट किया, पहले तुम्हें क्या मिलेगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या लोगे, प्लस V0। अब करंट की डायरेक्शन में क्या लोगे, माइनस IR। अब कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, तो माइनस का Q/C, वहीं का वहीं आ गए 0। एक बार बच्चों इतना नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस कर। बच्चों देखो शुरू में स्विच ऑफ था तो कोई करंट वरेंट फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज 0 है। जैसे ही हमने स्विच बंद किया तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करने का मतलब ही क्या होता है, करंट। तो हमने मान लिया किसी टाइम t पे करंट आई है और उस टाइम तक उसमें चार्ज Q आ चुका, समझ गए? तो उस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। बच्चों इतना भी क्लियर है? अब बच्चों यहां से देखो,
वी नॉट माइनस क्यू बाई सी आई आर। ठीक है, अब वी नॉट सी माइनस क्यू अपॉन क्यू, बच्चों आई आर, आई को तुम लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी आर। बोलो बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? अब इसी को बच्चों फिर देखो, इसको तुम लिख सकते हो बच्चों dt, dt बच्चों ये c आएगा, बच्चों ये c, तो dt बाई सी आर डी क्यू, बच्चों v नॉट c माइनस क्यू। बच्चों ये चीज क्लियर है? अब बच्चों फिर देखो, बच्चों देखना, इसी को मैं ये लिख रहा हूं माइनस का डी टी बाई सी आर, माइनस कॉमन ले लिया, डी क्यू, क्यू माइनस सी वी नॉट। बच्चों कोई मिस्टेक करूं तो चेक करते रहना। हां, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब समझो, इंटीग्रेट बोथ साइड, हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो माइनस का डी टी बाई सी आर डी क्यू बाई क्यू माइनस सी वी नॉट। क्लियर है बच्चों? अब मैं लिमिट लगा रहा हूं, तो बच्चों जहां डी टी होता है वहां टाइम की लिमिट, और जहां डी क्यू होगा वहां चार्ज की लिमिट। तो डी टी बच्चों टाइम जीरो, टाइम जीरो पे बताओ चार्ज क्या है? जीरो। अब टाइम टी, उस पे मैंने चार्ज बोल दिया क्यू, वही तो माना है। जीरो पे चार्ज बच्चों जीरो, और टाइम टी पे चार्ज तुम्हारा कितना है? क्यू। अब बच्चों सी कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो माइनस का t बाई सी आर, जीरो से t। इसमें बच्चों कोई दिक्कत? अब फिर देखो बच्चों, बताओ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो बच्चों log q माइनस सी वी नॉट, डिवीजन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि q के साथ वाला डिवीजन में आता है। अब जीरो से q, इधर बच्चों अगर मैं लिमिट लिखता हूं तो माइनस का t बाई सी आर, इधर लिखूंगा log q माइनस सी वी नॉट। बच्चों एक स्टेप कम दिखा रहा हूं, जीरो रखूंगा, जीरो रखूंगा तो बच्चों ये माइनस सी वी नॉट, कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ मिस्टेक की क्या मैंने? चेक करते हैं। यहां से स्टार्ट किया प्लस वी नॉट माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी, सही है। आई आर बच्चों सही है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी नॉट माइनस क्यू बाई सी। चलो एक काम करते हैं बच्चों, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वो मॉड में आता है, जैसे लॉग का इंटीग्रेशन मॉड में आता है, बट स्टिल अगर हम और ठीक ढंग से करना चाहें तो एक काम करते हैं, इस माइनस को यहां नहीं भेजते, माइनस को फिर हो जाएगा, माइनस को यहां नहीं भेज रहे हैं। चेक करना बच्चों अगर कहीं मिस्टेक करो, सी वी नॉट माइनस क्यू, ठीक है, सी वी नॉट माइनस क्यू। तो अब बच्चों वापस चेक करते हैं, मान लो डी टी सी आर डी क्यू सी वी नॉट माइनस क्यू। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो जब टाइम जीरो है चार्ज जीरो, जब टाइम टी है तो चार्ज क्यू। चेक करना बच्चों अगर कहीं मिस्टेक दिखे, टी बाई सी आर, जीरो से टी, यहां अगर मैं लिखूंगा तो लॉग सी वी नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाई माइनस वन, डिवाइड बाई माइनस वन। बच्चों जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है वो डिवीजन में आ जाता, जीरो से क्यू। इस माइनस को बच्चों मैं यहां भेज रहा हूं, तो माइनस का टी बाई सी आर। अब बच्चों मैं लिमिट रख रहा हूं, तो लॉग सी वी नॉट माइनस क्यू, जीरो रखूंगा तो यह हट जाएगा, लॉग सी वी नॉट।
बच्चों चेक करो कहीं दिक्कत हो। देखो क्यू रखूंगा तो यही रहेगा, जीरो रखूंगा तो ये आ गया, माइनस मैंने उस साइड भेज दिया। बच्चों उसमें भी क्या रहता है, जो लॉग का इंटीग्रेशन होता है वो मॉड के साथ होता है, तो उसमें भी चाहो तो मॉड लगा दोगे तो वही चीज आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लॉग का जो हम इंटीग्रेशन लॉग एक्स रखते हैं वो मॉड के साथ होता है, पर ठीक है मॉड अगर दिक्कत करे तो ऐसे कर सकते हो। अब समझो बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का टी बाई सी आर लॉग ए बाई बी, तो लॉग सी वी नॉट माइनस क्यू बाई सी वी नॉट माइनस का टी बाई सी आर। बच्चों डिवाइड करूंगा तो लॉग 1 माइनस क्यू सी वी नॉट। अब एंटी लॉग लेता हूं, एंटी लॉग बच्चों लूंगा तो ई रेस पावर माइनस का टी बाई सी आर 1 माइनस क्यू सी वी नॉट। बच्चों इधर इधर कर रहा हूं, अब बच्चों मैं इधर उधर करता हूं तो Q इक्वल टू, बच्चों मैं एक आध स्टेप कम दिखा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं सी वी नॉट 1 माइनस ई रेस पावर माइनस का टी बाई आर सी। तो इतना बच्चों एक बार कंप्लीट कर लो। तो बच्चों समझो 95%, जैसे अगर बोर्ड एग्जाम में देखें उधर कॉर्नर में, बोर्ड एग्जाम में बच्चों अगर हम देखें तो ये डेरिवेशन काम का नहीं है। अब मेंस और एडवांस में अगर हम देखें तो मेंस में लगभग 100% क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते, लगभग 100% क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। एडवांस में भी देखोगे तो लगभग 90% तक क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। मेंस में लगभग 100% फाइनल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। एडवांस में लगभग 90% तक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। 10% मान लो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वगैरह फंस जाए, उसके लिए डेरिवेशन आना चाहिए, तो केवल एडवांस के 10% क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन आना जरूरी है। बाकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या 90% के लिए डेरिवेशन उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ पाए? लेकिन कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हो वो ऐसे ही सॉल्व होंगे, उनमें फिर कोई काफी हद तक ट्रिक वगैरह डेवलप हो जाती है, उससे सॉल्व हो जाते हैं। बट कोई बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो वो बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो खैर बच्चों एक बार इतना कर लो, फिर हम चीजें आगे डिस्कस करते हैं। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे चीजें देखते हैं, ठीक है? तो बच्चों आवाज नहीं करें, कंप्लीट कर लें। ओके, ये शायद तुम्हारी कॉपी थी, ठीक है शिवम तुम कॉपी ले लेना यहां से, ठीक है? हाँ बच्चों पीछे कृष्णा उधर, बच्चों मुझे बताओ इतना सबने कंप्लीट कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब बच्चों मैं चीजें आगे डिस्कस कर रहा हूं वो समझो। इधर आ जाओ बच्चों, क्यों बच्चों ये आ गया इधर। बच्चों ये बताओ इसमें इनफाइनाइट रखो, टी की जगह इनफाइनाइट रखो, बच्चों बताओ चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? बच्चों इनफाइनाइट रखो, बताओ चार्ज की वैल्यू कितना? सीवी नॉट। तो बच्चों सीवी नॉट, अब याद करो बच्चों, अगर हम एक कैपेसिटर ऐसे लगा रहे हैं और एक ऐसे बैटरी लगा रहे हैं, स्विच बंद किया, बच्चों बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा? बच्चों इधर इस पे चार्ज कितना आएगा? सीवी नॉट। इस पे चार्ज कितना आएगा? सीवी नॉट। तो बच्चों यहां कोई रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं है तो सीवी नॉट चार्ज आने में कितना टाइम लगा? ऑलमोस्ट जीरो, इंस्टेंटली। लेकिन जब रजिस्टर था तो अब अगर मुझे सीवी नॉट चार्ज चाहिए तो यहां इनफाइनाइट रखूंगा तब जाके सीवी नॉट चार्ज आएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि अगर रजिस्टर होगा तो टेक्निकली उसे इनफाइनाइट टाइम लगता है फुल चार्ज होने में, लेकिन मान लो 1-2 घंटे में वो 99.999 चार्ज हो जाएगा तो उसको भी फुल चार्ज मान लेते। ये चीज समझे? अब जो ये सीवी नॉट है
वो बच्चों मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। तो अब देखना, लेट Q नॉट इक्वल टू CV नॉट। तो Q बच्चों यहां से आ गया Q नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस का T बाई आर सी। तो बच्चों आप इस फॉर्मेट में लिख लो, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस का T बाई आर सी, और Q नॉट तुम्हारे पास क्या है, CV नॉट। ठीक है, इसको मान लो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला, इसको इक्वेशन सेकेंड। बच्चों ये चीज क्लियर है? तो ये हमने क्या निकाला है, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये पॉइंट बच्चों समझे? अब वापस समझो, आगे बच्चों इसमें फिर लिख लो, ये लिख लिया ना बच्चों। अब आगे बच्चों इसमें लिख लो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो बच्चों बताओ Q इक्वल टू, बोलो बच्चों Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई सी। तो अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो Q बाई सी, इसमें C का डिवाइड कर दो, तो वोल्टेज तुम्हारे पास V नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस का T बाई आर सी। तो अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वोल्टेज लिखूं तो V नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस का T बाई ये आ जाए। बोलो बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत? ठीक है, अब फिर समझो बच्चों, अगर मुझे करंट लिखना है, नेक्स्ट बच्चों इसमें लिख लो करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर। तो बच्चों करंट तुम्हारे पास होता है dq बाई dt, dq बाई dt। अब बच्चों मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो CV नॉट, बच्चों बताओ 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब माइनस एज इट इज e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, तो माइनस का T बाई आर सी। अब इसका करोगे इसका, तो इसका बच्चों माइनस का 1 बाई आर सी। बच्चों देखो CV नॉट वैसा का वैसा, CV नॉट वैसा का वैसा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस वैसा का वैसा, e की पावर एलिफेंट, तो बच्चों e की पावर एलिफेंट का वही रह जाता। अब उस एलिफेंट को डिफरेंशिएट करोगे, एलिफेंट को, तो इस एलिफेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का 1 बाई आर सी। तो I इक्वल टू CV नॉट, बच्चों माइनस माइनस प्लस ई रेज पावर माइनस का T बाई आर सी, और ये आर सी। तो अब बच्चों समझो, तो I इक्वल टू बच्चों C कट गया, V नॉट बाई आर ई रेज पावर माइनस का T बाई आर सी। इसी को बच्चों चलो यही रख लेते हैं, ये आ गया। या कई बार बच्चों ये भी बोल देते हैं I इक्वल टू आई नॉट। हाँ बच्चों बताओ, मतलब बड़े से टर्म्स के लिए अब वो उतना बड़ा टर्म बोलने से अच्छा एलिफेंट बोल देते हैं, और कुछ नहीं। हाँ बच्चों इतना कंप्लीट कर लो। अपॉन में क्या आ रहा है, ये वो आगे जब क्वेश्चंस देखेंगे तब क्लियर होगा। अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग होगा, तो अभी उस तरह से डिस्कस नहीं कर इधर। तो बच्चों 3 फॉर्मूले तुम्हारे पास आए, 3 फॉर्मूले, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस का T बाई आर सी, V इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस का T बाई आर सी, I इक्वल टू I नॉट ई रेज पावर माइनस का T बाई आर सी। तो बच्चों देखोगे चार्ज और वोल्टेज का फॉर्मूला सेम है, चार्ज और वोल्टेज का फॉर्मूला सेम है,
बट करेंट का फॉर्मूला डिफरेंट है। करेंट का फॉर्मूला बच्चों इस फॉर्मेट में, बच्चों यहां तक कर लिया। अब बच्चों यहां से देख के बताओ, तुम्हारे पास ये रहा चार्ज, चार्ज बच्चों बताओ टाइम जीरो रखो, टाइम जीरो कितना चार्ज है, टाइम जीरो चार्ज कितना है जीरो, इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज क्यू नॉट। वोल्टेज बताओ टाइम जीरो पे वोल्टेज, टाइम जीरो पे वोल्टेज जीरो, इनफाइनाइट टाइम पे वी नॉट। करेंट टाइम जीरो पे बच्चों करेंट आई नॉट, बाद में जीरो। तो बच्चों चार्ज और कैपेसिटर एक जैसे हैं। चार्ज और कैपेसिटर में देखो जीरो पे जीरो चार्ज जीरो वोल्टेज, इनफाइनाइट पे जीरो। तो बच्चों इतना नोट कर लिया ना। अब बच्चों अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ, तो ग्राफ बच्चों मैं बना रहा हूं चार्ज एंड वोल्टेज, उन दोनों का एक जैसा ग्राफ है तो एक ही मैं बना रहा हूं, क्यू नॉट वी नॉट। तो शुरू में बच्चों, शुरू में चार्ज या वोल्टेज जीरो है, टाइम के साथ देखोगे दोनों एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे और इनफाइनाइट टाइम में क्या होगा इस तरह से। तो उसका ग्राफ बच्चों 1 माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ ये आएगा। देखो टाइम जीरो पे चार्ज जीरो वोल्टेज जीरो, इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज क्यू नॉट वोल्टेज वी नॉट, तो उनका ग्राफ ये आ गया। करेंट के लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, करेंट के लिए, तो करेंट बच्चों स्टार्टिंग में आई नॉट है और बाद में डिक्रीज होके जीरो हो रहा है, तो करेंट का ग्राफ बच्चों डिक्रीजिंग ग्राफ ये आ जाएगा। इन दोनों का ग्राफ एक जैसा है तो मैंने एक ही में ड्रॉ कर दिया। चेक करो बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन हो कर लो। मतलब देखो या तो दो ग्राफ बना लो या दो ही बना देता हूं, वो ज्यादा सही है, ठीक है ना। देखो ऐसा ही एक और ग्राफ बना लो, समझ लो ये चार्ज का है वैसा ही वोल्टेज का होगा, दोनों ग्राफ एक में ही ड्रॉ कर दें, वरना बेटर ये है दो ही ग्राफ बना लो तो ज्यादा सही है। हाँ बोलो। देखो समझो होता यह है, शुरू में जब हमने बैटरी लगाई तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर पे वोल्टेज जीरो है, तो वोल्टेज डिफरेंस जैसे 10 जीरो 10, तो 10 बाई रेजिस्टेंस। अब इस पे एक आ गया, थोड़ा चार्ज आ गया तो वोल्टेज एक आ गया, 10 एक, तो 9 डिफरेंस रह गया, तो 9 बाई आर। अब इस पे और चार्ज आया तो इसका वोल्टेज बढ़ के 2 हो गया, बैटरी का 10 है, तो 10 और 2 8 का डिफरेंस, 8 बाई आर, 7 बाई आर, 6 बाई आर। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो 10 और 10 वोल्टेज डिफरेंस जीरो, तो इससे करंट कितना होगा जीरो। तो उस वजह से जैसे जैसे वो चार्ज होगा रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, और जब वो फुल चार्ज हो जाएगा तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, करंट जीरो। समझ पाए? हाँ बच्चों अभी चेक करके बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलो। स्टार्टिंग करंट T इक्वल टू जीरो, देखो इसमें T इक्वल टू जीरो रखो, तो स्टार्टिंग करंट जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे तब जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट है, तो T इक्वल टू जीरो रखो वी नॉट बाई आर, तो आई नॉट से मतलब स्टार्टिंग करंट या मैक्सिमम करंट। हाँ बच्चों बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले आगे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसमें आगे तुम लिख लो, आगे बच्चों इस तरह से लिख लो रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स उसमें बच्चों तुम लिखो, रिजल्ट्स में बच्चों फर्स्ट लिखो एट T इक्वल टू जीरो, एट T इक्वल टू जीरो बच्चों चार्ज जीरो, वोल्टेज जीरो, करेंट वी नॉट बाई आर मैक्सिमम। तो बच्चों रिजल्ट में इस तरह से लिख लो एट T इक्वल टू जीरो, बच्चों रिजल्ट लिख लो। टाइम जीरो पे बच्चों देखोगे चार्ज जीरो, वोल्टेज जीरो, करंट अपने आप में मैक्सिमम।
अब इसके बाद बच्चों एक लाइन इसमें लिख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम काफी ज्यादा यूज करेंगे और काफी कुछ क्वेश्चन बच्चों उसी पे बेस्ड होते हैं। तो एक लाइन बच्चों इसमें तुम लिख लो, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर बिहेव एज कंडक्टिंग वायर। एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर बिहेव एज कंडक्टिंग वायर। जैसे बच्चों ये मान लो 10 वोल्ट, ये 5 ओम, मान लो ये V नॉट, ये R। अब ये कैपेसिटर बच्चों तुमने स्विच बंद किया, बच्चों बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा है? V नॉट बाई आर। V नॉट बाई आर इसमें करंट कब फ्लो कर सकता है? जब ये वायर बन जाए। तो देखो V नॉट बाई आर, V नॉट बाई आर करंट फ्लो करेगा। तो ये लाइन बच्चों मांगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो दिमाग में फिट होनी चाहिए और काफी कुछ क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, तो वो समझो। कंसेप्ट बच्चों क्या है? स्टार्टिंग में t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है बच्चों? फिर बताओ t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? कंडक्टिंग वायर। अब वापस देखो सेकेंड, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट और वेरी लॉन्ग टाइम, इसी को बच्चों स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में बच्चों अगर हम देखें, चार्ज बच्चों देखोगे CV नॉट, वोल्टेज V नॉट, करेंट जीरो। करेंट बच्चों जीरो है। अब बच्चों ऐसे समझो ये V नॉट, ये रजिस्टर। बच्चों बताओ इस सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर वाले सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा? बच्चों इनफाइनाइट टाइम पे बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा? जीरो। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के बाद, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर तुम्हारा ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करता। बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है? एक ओपन सर्किट की तरह से। तो ये दो पॉइंट बच्चों तुम्हें दिमाग में रखने। स्टार्टिंग में बच्चों बताओ कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, t इक्वल टू जीरो पे कैसे बिहेव करेगा? वायर। और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद किस तरह से बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। कनेक्ट कर पाए? तो बच्चों काफी कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, आगे हम यूज करेंगे। बच्चों इतना नोट कर लिया ना? अब बच्चों इसमें एक लाइन लिख लो, लाइन बच्चों लिख लो, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम capacitor behave as, after very long time capacitor behave as open circuit, after very long time capacitor behave as open circuit। तो बच्चों अभी होमवर्क तुम लिख लो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। इसमें बच्चों देखें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, 12, 19, 21। ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, ठीक, पार्ट 2। इसमें बच्चों देखें 3, 4, 7, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। इसमें बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
तो बच्चों ये कर लेना, बाकी टेस्ट में मैंने बता रखा है। तो बच्चों टेस्ट में बस ये बता रहा हूं, एनएलएम के साथ साथ फ्रिक्शन भी रहेगा, ठीक है ना, या चलो एनएलएम ही रहेगा, ठीक है। हाँ बोलो बच्चों, आवाज नहीं करें, ये बाद में बताता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, बाद में बताता हूँ, ठीक, ओके।